काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। जनपद वाराणसी में भी आदर्श आचार संहिता की पालन के साथ साथ इसकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी कर दी गई है। इस कंट्रोल रूम का नंबर 1950 है, जिसकी प्रभारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव को बनाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने कंट्रोल रूम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता के पालन के साथ साथ मतदाताओं से संबंधित सारी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए इस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि एक निश्चित समय सीमा में अपने कार्यों को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि जो भी मतदाता अपना पता बदलवाना चाहते हैं या फिर वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जनपद में आदर्श आचार संहिता से उल्लंघन के मामले में जो भी शिकायत दर्ज होंगी, चाहे वो फोटो या वीडियो के रूप में उपलब्ध होगी, उस पर त्वरित 100 मिनट के अंदर कार्यवाही करके उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जो कि जनपद के विभिन्न हिस्सों में लगातार चक्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम में किस तरह की सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, क्या है कंट्रोल? बिल्कुल, ये तो सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 16 मार्च 2024 को माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा की गई और इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा के उपरांत तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता समस्त पूरे देश में लागू की गई। जनपद बनारस में जो हमारा 77 वाराणसी लोकसभा सीट है, उसका जो चुनाव है वो 7वें चरण में 1 जून 2024 को होगा। लेकिन चूँकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, एमसीसी लागू है, तो जो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर था वो वृहद रूप में अब कार्य करने लगा है और वो जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूर्व में देख रहा था, उसको हम लोगों ने जो मतदान प्रक्रिया होगी उसमें डिफरेंट जो कंट्रोल रूम के अंग हैं उसको समाहित करते हुए हम लोगों ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। अब जैसे कि सभी जानते हैं 1950 एक टोल फ्री नंबर है, जिसमें जनपद का कोई भी व्यक्ति डायल करके हमसे कंट्रोल रूम में बात कर सकता है और उसकी वो कोई भी समस्या हो, वो चाहे उसके वोटर लिस्ट से रिलेटेड हो, उसके पिक कार्ड से रिलेटेड हो, उसका ये पिक कार्ड ख़राब हो गया, उसको दोबारा बनवाना हो, वोटर लिस्ट में अपना नाम करना है, या फिर अभी 4 मई तक अगर वो 77 बनारस का मतदाता है तो 4 मई तक अगर उसको अपना एड्रेस भी चेंज करना है, यानी पोलिंग स्टेशन लोकेशन अगर चेंज करनी है, पोलिंग स्टेशन चेंज करना है, तब भी वो फॉर्म 8 भर करके और फॉर्म 6 भर करके वो अभी भी अपना नाम या तो बढ़वा सकता है या अपना एड्रेस शिफ्ट कर सकता है। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले 22 जुलाई 2023 से पहले ये था कि केवल 1 जनवरी ही एक अहर्क तिथि थी, लेकिन 22 जुलाई के बाद से ये हो गया कि अब 1 अप्रैल के पहले भी अगर किसी का जन्म हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2006 से पहले किसी का भी जन्म हुआ है, यानी उसने अगर अपने 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, तो वो आराम से फॉर्म 6 भर करके अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं सभी नए युवा साथियों से अपील करना चाहूँगी कि अगर उनकी जन्मतिथि 1 अप्रैल 2006 से पूर्व की है तो वो तत्काल अपना वोट बनवाएं यदि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और वो इस मतदान के जो उत्सव है उसमें सहयोग करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। सी विजिल ऐप, तो सी विजिल कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड कर सकता है और यदि उसको कहीं लगता है कि कहीं एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो उसका फ़ोटो खींच के या वीडियो बना करके वो उसको अपलोड कर सकता है। अब सी विजिल में जैसे ही अपलोड होता है मामला, तत्काल हमारे पास कंट्रोल रूम में ये समय होगा, 5 मिनट का समय होगा कि वो नियरेस्ट जितनी भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो, एमसीसी लागू हुई, हमारी जितनी भी एमसीसी की टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है, ये सब चालित हो गई हैं। तो हम लोग तत्काल जो नियरेस्ट, वो सब जीपीएस इनेबल्ड होती है, तो जो नियरेस्ट हमारा ये होगा एफएसटी होगा, तत्काल उनको हम लोग कह देते हैं कि जा करके इसको चेक करके आओ कि एमसीसी का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कहीं कोई ऐसे फ्रीबीज वगैरह या कोई चीज़ें बांटी तो नहीं जा रही हैं।
FST जो है कम से कम न्यूनतम उनका जो समय होगा वो 15 मिनट तक उस लोकेशन पे पहुंचेंगे मैक्सिमम समय, और 30 मिनट का समय होगा कि वो इंक्वायरी करेंगे जो शिकायत आई है वो सही है या गलत है। तो वो इन 50 मिनट में जो कि होगा ना 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, तो ये 50 मिनट हो गया, उसमें वो पूरी इंक्वायरी करके अपने जो संबंधित ARO हैं इन केस ऑफ लोकसभा या RO को वो रिपोर्ट करेंगे कि भाई ये शिकायत सही पाई गई या गलत पाई गई। अब ARO या RO के पास ये समय 50 मिनट का समय है कि वो उसको इंक्वायरी जो रिपोर्ट आई है उसका परिशीलन करे, और वो 3 कर सकता है, या तो वो अगर शिकायत गलत है तो उसको ड्रॉप कर सकता है, अगर शिकायत सही है तो उसमें कार्रवाई करके वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या अगर उसके स्तर से उसका निस्तारण संभव नहीं है तो वो एस्केलेट कर सकता है। तो RO 50 मिनट के समय में ड्रॉप, डिस्पोज या एस्केलेट कर सकता है। तो सी विजिल पे अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो मैक्सिमम 100 मिनट में उसका डिस्पोजल हो जाता है। तो जैसे कि MCC है कि 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर नहीं चलाएगा 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक अगर कहीं चल रहा है, कहीं कोई कन्वेंसिंग कर रहा है, बिना परमिशन के वाहन जा रहे हैं या बिना परमिशन के रैली हो रही है, तो कोई भी MCC के उल्लंघन का शिकायत जो है वो करा सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर 1950 मैंने कहा ही है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं IFSC। आई मतलब कोई भी व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दे सकता है, F से यानी कोई भी व्यक्ति फीडबैक दे सकता है, कोई भी व्यक्ति S से सजेशन दे सकता है, या कोई भी व्यक्ति C से कंप्लेंट कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर 1950 के माध्यम से कोई भी व्यक्ति IFSC यानी इंफॉर्मेशन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेंट कर सकता है। मैम अगर बात की जाए तो क्या जो अगर IFC जो बताने क्या उसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी क्या उसमें? जैसा भी अगर शिकायतकर्ता चाहे, अगर शिकायतकर्ता ये चाहता है कि उसका बात नाम सामने आए तो वो सामने भी होगा, और वो चाहता है कि गोपनीय रहे तो हम लोग गोपनीय भी रखेंगे। अभी भी कुछ गाड़ियों पर भी झंडे वगैरह लगा के चले आचार संहिता देखिए जैसे भी कोई भी अभी भी विद परमिशन लोग आराम से जो भी MCC के नियम हैं उसमें परमिशन के साथ कोई भी व्यक्ति अपना वाहन यूज़ कर सकता है, विदाउट परमिशन नहीं यूज़ करेगा। अगर विदाउट परमिशन यूज़ कर रहा है तो उसमें फिर IPC या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी।